कैलकुलस जो फिजिक्स में पढ़ना है ना, बेसिकली इसका दो पार्ट है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। ऐसे तो ये है पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स का पार्ट जो मैथ में पढ़ाया भी जाएगा 11 और 12 में। पर फिजिक्स में इसका जितना यूज है हम लोगों के लिए, तो मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स का कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो फिजिक्स में जितना यूज है इसका वो हम लोग सीखेंगे। दो पार्ट में सीखते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों पढ़ना है, क्या इसका रोल है फिजिक्स में, ये समझते हैं हम लोग। डिफरेंशियल कैलकुलस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो कि एक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एल से डिनोट कर रहे हैं। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इनको मेजर कर सकते हैं और ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए लेटर चूज किया गया है। ठीक है। तो जैसे कंसिडर करते हैं कि एक इस तरीके का रूम है क्यूबिकल। इस क्यूबिकल रूम के अंदर में अगर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस इस रूम के अंदर में रखे हुए हैं। ठीक है। इस पे भी अब सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग को पता करना हो कि ये जो रूम है, रूम के इस वाले वॉल पे कितने सारे बॉक्सेस रखे हुए होंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग इस ये जो पूरा का पूरा जो ये वॉल है, इस वॉल का क्या कंसिडर कर सकते हैं, एरिया। इसका क्या होगा, एरिया। तो इस वॉल के एरिया में जितने नंबर्स ऑफ छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, ये हम लोगों को पता करना है या कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया सपोज करो हो गया ए, कंसिडर करते हैं कि पूरे के पूरे वॉल का एरिया हो गया ए। तो इसका एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। एलिमेंट्री मतलब एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। अब इस छोटे से हिस्से का जो एरिया होगा, एलिमेंट्री एरिया होगा, उसको हम लिखेंगे डी ए के फॉर्म में, यानी डेरिवेटिव के फॉर्म में। डेरिवेटिव फॉर्म, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेरिवेटिव फॉर्म में रखने का मतलब ये होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा। ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी जब चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, जितना इस वॉल का एरिया होगा उतना ही चेंज होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो इस बाउंड्री का हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, लेंथ। लेंथ कंसिडर करेंगे, लेंथ के लिए ले लेते हैं एल। तो कैलकुलस का यूज क्या करेंगे इसमें कि इसके एक एलिमेंट्री पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक एलिमेंट्री लेंथ में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, उसको हम लोग ने स्टडी करना है। तो ये हो गया डीएल जो है, ये डेरिवेटिव हो गया किसका, लेंथ का। फिर वैसे ही अब तुम समझ गए होगे कि अगर पूरे के पूरे रूम के अंदर में अगर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो हम लोग इस पूरे के पूरे रूम का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द रूम। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, डीवी, यानी इस पूरे के पूरे रूम का वॉल्यूम होता वी, और इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने लिया है स्टडी करने के लिए कि छोटे से हिस्से में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस अट जाएंगे, उसको हम लोगों ने लिखा है डेरिवेटिव के फॉर्म में डीवी। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि फिजिकल क्वांटिटी को डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते कैसे हैं। डेरिवेटिव के फॉर्म में कुछ कुछ बुक्स में डेल्टा के फॉर्म में भी आपको मिलेगा इस तरीके से, किसी किसी बुक में डेवा के फॉर्म में मिलेगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन है। जैसे अब एक बात समझ लो, जैसे किसी पार्टिकल के पास में वेलोसिटी है v, अब अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dv। ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं t, और अगर टाइम भी चेंज हो रहा है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे dt। आ रहा है समझ में। ऐसे ही जब भी हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस को,
तब हम लोग को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज मिलते हैं। जैसे कि अगर x किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, आगे समझो, सपोज करो कि x एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो इसको लिखेंगे dx, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, t, सपोज करो कि टाइम है और टाइम भी चेंज हो रहा है तो इसको लिखेंगे dt। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, dx बाई dt। और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो इसको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी है v और ये वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो ये हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी देती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ये यहां तक समझ में आया, ठीक। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है टाइम का, जिससे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्म में। तो सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी पार्टिकल का, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के फंक्शन में है, जैसे 4t टू द पावर 7 प्लस 7t टू द पावर 3 प्लस 7 या 5। ये एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो कि फंक्शन है टाइम का, यानी t का। तो अगर हम लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है तो वैसा करने के लिए हम लोग के पास में एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिसमें क्या है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के एलिमेंट्री पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, यानी इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, व्हिच मींस वी विल यूज द फॉर्मूला nx n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी dx बाई dt। इससे हम लोगों को मिलेगी वेलोसिटी। अब यहाँ पे d बाई dt हो जाएगा 4t टू द पावर 7 प्लस 7t टू द पावर 3 प्लस 5। अब इसको इंडिविजुअली अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, d बाई dt 4t टू द पावर 7 प्लस d बाई dt 7t टू द पावर 3 प्लस d बाई dt 5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ये है एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है। जब कोई कांस्टेंट टर्म में चेंजेस आने वाला है नहीं तो ऑटोमेटिकली इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम चेंज भी करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसका जीरो आएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे फंक्शन सेम है t का और यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही है, यानी हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जब अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो देखिए nx n माइनस 1, ये अगर ये है तो ये आगे आ जाएगा और इसमें से एक घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 और t टू द पावर 7 माइनस 1 t टू द पावर 6। उसके बाद क्या है 7 3 जा 21 t टू द पावर 2। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जब वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड होगी, टाइम जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, या टाइम t इज इक्वल टू अगर 2 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइम की जगह पे 2 या 0 पुट कर देना है, वेलोसिटी हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये वेलोसिटी आने के बाद अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम वही है dv बाई dt जो बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम लोग को मिलता है एक्सेलरेशन। तो यानी फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को, 28 टू द पावर 6 प्लस 21 t टू द पावर 2 आएगा क्या, 28 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से यूज है डिफरेंशियल कैलकुलस का, ये कह दें फिजिक्स में नॉर्मली किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन या किसी पॉलिनोमियल के फॉर्म में
जब ये दिया रहता है कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं। अब ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, तो फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा, अगर फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है तो हम लोग उसको डिफरेंशियल के फॉर्म में रखते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो नीचे dt लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या है, इसका ठीक रिवर्स फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन। यानी जिस वॉल्यूम का एलिमेंट्री फॉर्म हम लोगों ने dv लिया था, जिस लेंथ का एलिमेंट्री फॉर्म हम लोगों ने dl लिया था, जिस एरिया का एलिमेंट्री फॉर्म हम लोगों ने dA लिया था, इसको जब इंटीग्रेट किया जाता है तो क्या होगा वो आगे देखो। अगला हिस्सा है हम लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी। इंटीग्रल कैलकुलस में ये जो dv dl और dA है, इसमें लोग यूज करते हैं ऑपरेटर का। ये है ऑपरेटर इंटीग्रेशन का, यानी ये सिंबल हम लोग को ये बताता है कि हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसको हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ये वापस से अपने पहले वाले स्टेज में चला जाएगा। यानी वॉल्यूम हम लोगों ने लिया था इसका एलिमेंट्री पार्ट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से हम लोग को मिल जाएगा v। उसी तरीके से जब ये लेंथ है, लेंथ को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा L। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस है अगर डिफरेंशिएशन का, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं देखते हैं। नॉर्मली कोई भी एलिमेंट्री फॉर्म में अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने ही एलिमेंट्री फॉर्म में इंटीग्रेट हो रहा है, ये ऑपरेटर हो गया इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला जो होता है x का पावर n+1 बाई n+1, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए। अब देखो अभी जैसे बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट किया था, जब ही डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला था वेलोसिटी। यानी जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जब ही वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में तो आ गया था एक्सेलरेशन। यानी जब एक्सेलरेशन को टाइम के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। बात ऐसा है कि डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होगा, डबल अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। वैसे ही एक्सेलरेशन दिया है उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब जैसे एक सवाल है, सवाल ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इन मीटर पर सेकंड गिवन एज a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। तो दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है क्या है, dv बाई dt इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, 3t² प्लस 2t प्लस 2। ये तो हो गया। अभी सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 0, यानी ग्राफिकली अगर देखा जाए तो t इज इक्वल्स टू जो 0 है, टाइम अगर हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी उसके बाद 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यानी पहले से ही उसके पास 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम भी दे दिया है, उसके बाद की उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो सिंपल सा फंडा है जैसे बताया था। अब dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 2 और ये इधर पे आ गया हमारा
dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे सिंपली इधर पे लेके आ गए। अब इसके ठीक पहले बताया था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेट करेंगे वो अपने एक्चुअल फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी जो है अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है। ऑफ कोर्स अगर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, v मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाते हैं, पार्ट पार्ट लिखते हैं इनको ताकि समझना आसान हो। 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएंगे, बाकी में हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला लिखा था x⁴n, और इसका जब ये लोग dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं x⁴n+1/n+1, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो कैसे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हमारा आ गया बाहर, ठीक है। अब बच गया क्या इंटीग्रेशन करने के लिए, t² dt, इसमें भी कांस्टेंट ले आते हैं बाहर, क्या आ गया बाहर 2, और t dt का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ कांस्टेंट आ गया बाहर 2, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा सोच रहे होगे, dt है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t। तो अगर नोट करना चाहते हैं यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि इसको फिर रब करके या फिर ऊपर हम बना ही देते हैं। देखो उसको फॉर्मूला को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को, t dt जिस फॉर्म में हमको चाहिए था उस फॉर्म में आ गया, एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा उसका एलिमेंट्री फॉर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा उसका एलिमेंट्री फॉर्म, इसी तरीके से सारे, यानी सारे में हम लोग इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो पहले से है, t⁴2+1/2+1 प्लस यहाँ पे भी 2 पहले से बाहर है, और क्या आएगा t dt का इंटीग्रेशन होगा t⁴1+1/1+1, और यहाँ पे जो है 2 तो बाहर ही है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। यहाँ पे मिल रहा है 3t⁴3/3 प्लस 2t⁴2/2 प्लस 2t, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा है t² प्लस t² प्लस 2t। ये हो गया वेलोसिटी जो इसको इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगी, v इज इक्वल्स टू। तो कैसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लेके आ गए, अब तुम इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, एक्सेलरेशन यही आएगा। ये जो फॉर्म है इसको तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा जैसे बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है इसका। जैसे इसको d/dt टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो ये बनेगा एक्सेलरेशन, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो d/dt ऑफ t⁴3, 3 आगे आ जाएगा t⁴3 - 1 यानी 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3t²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t⁴1 - 1 कर देंगे, 0 हो जाएगा, 2 ही बचेगा इसमें। तो ये क्लियर हो गया रिवर्स प्रोसेस क्या, वेलोसिटी कैसे आता है। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एट t = 0, t = 0 डालने पे उसकी वेलोसिटी है पहले से 2 मीटर पर सेकंड, फिर पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो सीधा एट द एंड ऑफ 2 सेकंड डालते हैं हम लोग, उसके बाद उसमें 2 मीटर पर सेकंड और ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट t = 2 to the power 3 8 हो गया, t to the power तो 2 का है 2 जा 4 प्लस 4 प्लस इसमें और 2 ऐड कर देंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 2 है ही, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा फिजिक्स में इंटीग्रेशन, उसका यूज, उससे आने वाले क्वेश्चन कैसे रिवर्स प्रोसेस में ले जाते हैं, ये इतना हुआ। आगे इसका और भी यूज है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन जो कैलकुलस मेथड या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, उसमें भी इसका यूज है। यानी
इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े क्लास 9 में, इसमें हम लोग को कैलकुलस मेथड से उसको प्रूव करना है। तो मेरे को लगता है ये इंटीग्रेशन तुमको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं उसको भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नोट करना है कर लो या फिर रब कर दो उसको। काइनेमेटिक इक्वेशंस और उनको प्रूफ करेंगे हम लोग कैलकुलस मेथड से, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।